डेवलपमेंट के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा इस वीडियो में। बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब आप समझ लो श्योर शॉट ही हैं। पेपर में ये क्वेश्चन आने के 99.9% चांसेस होते हैं। ये मेरा पास्ट एक्सपीरियंस है, ये मैंने ये क्वेश्चंस बहुत सारे बच्चों को पहले भी दिए हैं और पेपर में ये क्वेश्चंस जो हैं वो आए भी हैं। सो आई रिक्वेस्ट यू टू डू दीज क्वेश्चंस केयरफुली। सुन लेना, मैंने साथ में आंसर्स भी प्रोवाइड करें। इसकी PDF जो है मैं व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें 9464394052। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डायरेक्ट जाके ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस इंस्टाग्राम का भी लिंक मैंने आपको साथ में डाल दिया, वहाँ पे भी जाके ज़रूर एक बार ज्वाइन कर लें। थैंक यू। हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ये इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के सबसे एक्सपेक्टेड और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें सबसे पहला है व्हाट आर द मेन इम्पैक्ट्स ऑन इंडियाज़ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर ड्यूरिंग द कलोनियल पीरियड। कलोनियल पीरियड मतलब जो ब्रिटिशर्स का टाइम पीरियड था, उस टाइम में इंडिया का जो एग्रीकल्चर है और इंडिया का जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था उसका क्या सिस्टम था। तो सबसे पहले इम्पैक्ट ऑफ कलोनियल पीरियड ऑन एग्रीकल्चरल सेक्टर। एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी लो थी। क्यों थी? द कलोनियल पावर मेड हार्डली एनी अटेम्प्ट टू प्रोवाइड रिक्वायर्ड इरीगेशन फैसिलिटीज़। वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं देते थे, वो इरीगेशन फैसिलिटीज़ को जो है वो मतलब प्रॉपर तरीके से प्रोवाइड नहीं करते थे। इसी वजह से जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी है वो लो होती थी। सेकंड, लैंड सेटलमेंट। लैंड सेटलमेंट में क्या है? द ब्रिटिश रिकग्नाइज द जमींदार, जमींदार मतलब लैंडलॉर्ड, एज द ऑनर्स ऑफ द लैंड। इंट्रोडक्शन ऑफ लैंड सेटलमेंट सिस्टम रिजल्टेड इन वीकर इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द फार्मर्स। जो लैंड सेटलमेंट सिस्टम था उसका इंट्रोडक्शन जो है ना, उससे हुआ क्या कि जो इकोनॉमिक कंडीशंस थी ना फार्मर्स की वो वीक हो गई। बिकॉज जो जमींदार्स थे वो क्या करते थे, वो फार्मर्स को, जो छोटे फार्मर्स होते थे उनको एक्सप्लॉयट करते थे फॉर देयर ओन बेनिफिट्स। थर्ड, अदर इम्पैक्ट्स। रेवेन्यू सेटलमेंट, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, दिस ऑल्सो इम्पैक्टेड द एग्रीकल्चरल सेक्टर ऑफ इंडिया वेरी एडवर्सली। देन इम्पैक्ट ऑन इंडियन इंडस्ट्रियल सेक्टर। नंबर 1, डिक्लाइन इन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। देखो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के बारे में तो सब जानते हैं कि हाउ ब्रिटिशर्स डिके द इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। उनको कैसे उन्होंने खा ही लिया एक तरह से। सो हैवी एक्सपोर्ट ड्यूटी वॉज इम्पोज्ड ऑन एक्सपोर्ट ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स लीडिंग टू डिक्लाइन इन द हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। द एक्सपोर्ट ऑफ हैंडीक्राफ्ट फ्रॉम इंडिया वॉज सीवियरली अफेक्टेड। जो एक्सपोर्ट था इंडिया के हैंडीक्राफ्ट्स का, वो बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से इफेक्ट हुआ था, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को ख़त्म ही कर दिया था ऑलमोस्ट। सेकेंड, अनएम्प्लॉयमेंट ड्यू टू डिक्लाइन इन द हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। जो अनएम्प्लॉयमेंट है हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में क्यों डिक्लाइन हुआ? अनएम्प्लॉयमेंट जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। अ लार्ज सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी शिफ्टेड टू एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। बहुत सारे लोग थे, जब उन्होंने देखा कि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री खत्म हो रही है तो वो एग्रीकल्चर वाले साइड पे शिफ्ट हो गए, जिसकी वजह से जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, लीडिंग टू फ्रिक्शनल एंड डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। लास्ट, अदर इम्पैक्ट्स। इमर्जिंग डिमांड फॉर ब्रिटिश कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स होती ब्रिटिशर्स की, उसकी डिमांड बढ़ने की वजह से जो है वो इंडियन इंडस्ट्रियल सेक्टर बुरी तरीके से इफेक्ट हुआ। बर्थ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। मॉडर्न इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करेगी बाय द ब्रिटिशर्स। देन लो कंट्रीब्यूशन टू GDP। जो GDP है उसका भी कंट्रीब्यूशन, उसमें भी कंट्रीब्यूशन जो है वो कम हुआ, राइट। सेकेंड, Why and how was the private sector regulated under the Industrial Policy Resolution 1956? Answer. The Industrial Policy Resolution 1956 formed the basis of second 5-year plan. मतलब second 5-year plan जो है वो Industrial Policy Resolution को दिमाग में रख के ही बनाया गया था। This resolution aimed to create a socialist pattern. मतलब सरकारी कंपनीज ज़्यादा, पब्लिक कंपनी ज़्यादा, प्राइवेट सेक्टर को इतना इनकरेज नहीं किया गया था इस इकोनॉमी में। सो द IPR 1956 क्लासीफाइड इंडस्ट्रीज इनटू 3 कैटेगरीज। नंबर 1, फर्स्ट कैटेगरी एक्सक्लूसिवली ओन्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। जो फर्स्ट कैटेगरी थी वो सारी की सारी स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में थी। सेकंड कैटेगरी सप्लीमेंट्री प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर एज मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होल्डर फॉर स्टार्टिंग द न्यू यूनिट्स। जो सप्लीमेंट्री प्राइवेट सेक्टर था और पब्लिक सेक्टर था वो मेनली रिस्पॉन्सिबल थे नए यूनिट्स को स्टार्ट करने के लिए। थर्ड, प्राइवेट सेक्टर वॉज अलाउड टू प्ले लीडिंग रोल। जो प्राइवेट सेक्टर था ना उसको लीडिंग रोल जो है वो प्ले करने के लिए अलाउ कर दिया गया। विद द स्टेट प्रोवाइडिंग सपोर्ट एंड गाइडेंस। और जो गाइडेंस थी वो कौन प्रोवाइड करता था? जो स्टेट गवर्नमेंट थी। सो द पॉलिसी हेल्प द स्टेट टू अचीव मैनी ऑब्जेक्टिव्स, जिसमें से सबसे पहला कीपिंग कंट्रोल ऑफ द इंडस्ट्रीज इन द प्राइवेट सेक्टर बाय विद द स्टेट ओनली। कि जो प्राइवेट सेक्टर था उनको कंट्रोल करना
करने को मिल गया इनको। देन थ्रू द लाइसेंस सिस्टम द स्टेट कुड ऑल्सो कीप अ स्ट्रिक्ट आई ऑन द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट प्रोड्यूस बाय द प्राइवेट सेक्टर, कि प्राइवेट सेक्टर जो क्वालिटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस करता था उसके ऊपर भी कंट्रोल आ गया। देन प्रमोटिंग रीजनल इक्वालिटी, रीजनल इक्वालिटी को भी प्रमोट करा जाने लगा विद द हेल्प ऑफ प्राइवेटाइजेशन। एंड देन रेगुलेटिंग द सप्लाई इन द इकोनॉमी, सप्लाई जो है उसको भी रेगुलेट करने में गवर्नमेंट को हेल्प मिल गई। देन थर्ड, वाई वर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस इन इंडिया, 1991 जुलाई में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए। अब इसका क्या रीज़न था? सबसे पहला, फिस्कल डेफिसिट बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। फिस्कल डेफिसिट का मतलब होता है जब आपके एक्सपोर्ट कम हो जाए, इंपोर्ट बढ़ जाए, ठीक है, जिसकी वजह से डेफिशिएंसी जो है वो बढ़ जाती है। फिस्कल डेफिसिट, एक्सपेंडिचर बढ़ रहे हैं गवर्नमेंट के, रेवेन्यूज़ कम हो रहे हैं, तो जिसकी वजह से फिस्कल डेफिसिट होता है। 1980s थ्रू आउट द फिस्कल डेफिसिट वॉज गेटिंग वर्स ड्यू टू ह्यूज नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट ने डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर तो करे ही नहीं, नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर जो है उसके ऊपर फोकस था। देन वीक बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट था वो बहुत ज़्यादा वीक था, जैसे कि मैंने आपको बताया, जिसकी वजह से कंट्री में जो डेट है वो बढ़ता चला गया, फॉरेन करेंसी कम होती चलेगी क्योंकि इम्पोर्ट ही हो रहा था, एक्सपोर्ट हो नहीं रहा था, जिसकी वजह से फॉरेन करेंसी कंट्री के अंदर आ नहीं रही थी। देन हाई लेवल ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन बहुत ही बढ़ गई थी, इट वॉज एट इट्स पीक एट दैट टाइम। सो द हाई फिस्कल डेफिसिट फोर्स द सेंट्रल गवर्नमेंट टू मोनेटाइज द फिस्कल डेफिसिट बाय बोरोइंग फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई से इन्होंने बोरो करना शुरू कर दिया। द आरबीआई प्रिंटेड न्यू मनी विच इंक्रीज द इन्फ्लेशन लेवल, जिससे इन्फ्लेशन लेवल जो है वो बढ़ना शुरू हो गया। जब भी नई करेंसी प्रिंट करी जाती है ना तो हाई लेवल ऑफ इन्फ्लेशन देखा जाता है। अदर फैक्टर्स, सिक पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, फेलियर ऑफ गवर्नमेंट वर्किंग एटसेट्रा, मतलब जो सिक पब्लिक सेक्टर यूनिट्स थे वो बहुत ज़्यादा सिक हो गए थे, मतलब सिक मतलब प्रॉफिटेबिलिटी कम हो गई थी, खत्म हो गई थी, लॉस में चल रहे थे। देन फेलियर ऑफ गवर्नमेंट वर्किंग, गवर्नमेंट की वर्किंग जो है ना वो बहुत ज़्यादा बेकार थी। दीज फैक्टर्स नेसेसिटेटेड द इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन द ईयर 1991। ठीक है जी। और एक और चीज़ याद रखना, बैंकिंग सेक्टर के जो रिफॉर्म्स हुए थे ना, ये हर्षद मेहता के केस के बाद हुए थे। बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स ये कौन से साल हुए थे? ये हुए थे 1997 में। ठीक। देन क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ये तो मतलब डैम श्योर क्वेश्चन है, पेपर में आएगा कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या है, ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है। अब सबसे पहले ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग एबिलिटी। अब क्या काम होता है? मेनली एबिलिटी को डेवलप करना, स्किल्स को डेवलप करना, और जो नॉलेज है वो डेवलप करनी है अमंग द पीपल ऑफ द कंट्री। जो हमारे कंट्री के लोग हैं उनमें एक सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट, सेंस ऑफ स्किल्स, सेंस ऑफ नॉलेज जो है वो उसको इम्पार्ट करना। देन डिफरेंस ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट में क्या है? सबसे पहले ह्यूमन कैपिटल एक नैरो कॉन्सेप्ट है, ह्यूमन डेवलपमेंट एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। आप ये समझ सकते हैं कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट है, ह्यूमन कैपिटल है वो ह्यूमन डेवलपमेंट का ही एक पार्ट है। सेकेंड, ह्यूमन कैपिटल कंसिडर्स एजुकेशन एंड हेल्थ एज ए मीन्स टू इंक्रीज लेबर प्रोडक्टिविटी। एजुकेशन को कंसिडर किया गया, हेल्थ को कंसिडर किया गया एज अ मीन टू इंक्रीज द लेबर प्रोडक्टिविटी, कि लेबर प्रोडक्टिविटी जो है उनको बढ़ाया जाए, जिसका एक रीज़न था कि उनका एजुकेशन प्रोवाइड करनी शुरू कर दी गई, और हेल्थ जो है प्रोवाइड करना ह्यूमन कैपिटल का पार्ट है। देन ह्यूमन डेवलपमेंट बेस्ड ऑन द आइडिया दैट एजुकेशन एंड हेल्थ आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ द वेल ह्यूमन बीइंग। सेम चीज़, लेकिन इसको ह्यूमन बीइंग की जो लाइफ है, उनका जो सिस्टम है ना, उसका एक मेजर हिस्सा जो है वो माना गया। देन ह्यूमन कैपिटल, एनी इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन एंड हेल्थ इज़ अनप्रोडक्टिव। कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर एजुकेशन में करी जाए या हेल्थ में करी जाए वो अनप्रोडक्टिव होती है इफ़ इट डज नॉट इन्हेंस आउटपुट ऑफ गुड्स, कि अगर वो आउटपुट जो है वो क्रिएट नहीं कर रही है गुड्स की। देन ह्यूमन डेवलपमेंट में क्या है? ह्यूमन वेलफेयर शुड बी इंक्रीज्ड थ्रू इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन एंड हेल्थ। ठीक है जी। जो ह्यूमन वेलफेयर है ना, शुड बी इंक्रीज्ड, उसको इंक्रीज करा जाए। किससे इंक्रीज होगा? थ्रू इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन एंड हेल्थ। ठीक है जी। देन क्वेश्चन नंबर 5, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री, डू यू अग्री? एक्सप्लेन। क्या इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प करता है? 100% करता है। कैसे? हम एग्री करते हैं इस चीज़ को। द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री कैन बी एक्सप्लेन्ड एज फॉलोज। नंबर 1, गुड इंफ्रास्ट्रक्चर रिजल्ट्स इन फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ। एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है ना, उससे क्या होता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी फास्ट होती है, एंड ऑल्सो इंश्योर्स दैट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ रीच ईच एंड एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। कि जिससे होता क्या कि जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ का बेनिफिट है ना, वो हर एक सेक्शन तक पहुँचता है सोसाइटी के। नंबर 2, इंफ्रास्ट्रक्चर एड्स इन मॉडर्न एग्रीकल्चर। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना वो हेल्प करता है मॉडर्न एग्रीकल्चर में, एज इट एनेबल फास्टर ट्रांसपोर्ट ऑफ सीड्स। जो ट्रांसपोर्टेशन है सीड्स का वो फास्टर होता है, पेस्टिसाइड्स का।
क्यों? क्योंकि रोड्स और रेलवेज़ को यूज़ करा जाता है। तो अगर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, अच्छी रोड्स होंगी, अच्छा सिस्टम होगा रेलवेज़ का, तो आपको पता है कि इंडिया का रेलवे सिस्टम जो है वो दुनिया का सबसे लार्जेस्ट रेलवे सिस्टम है, ठीक है। और रोड्स जो है बहुत ज़्यादा नहीं बन रही हैं, हर दिन जो है हर मतलब मिनट 36 किलोमीटर का रोड जो है वो बन रहा है, ठीक है। तो ये अल्टीमेटली जो है एक कंट्री की गवर्नमेंट को बहुत मतलब हाई स्केल पे जो है वो ग्रो करने में हेल्प करता है। देन इंफ्रास्ट्रक्चर ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट्स टू इम्प्रूविंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द कंट्री में। अगर किसी कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा ना, उससे कंट्री के लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है ना, दैट ऑल्सो अपलिफ्टेड। क्यों? क्योंकि देखो बड़ी सिंपल सी चीज़ है, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम किया जाएगा ना, वो अल्टीमेटली लोगों की ग्रोथ के लिए ही काम किया जाएगा या किया जाता है, ठीक है। तो इससे लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है, हम जो हमारा क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इम्प्रूव होता है। देन एक्सपेंशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ विल जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन एग्रीकल्चर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एट्सेट्रा। जो एक्सपेंशन है इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ का, वो जनरेट करता है ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट को, ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती हैं। जैसे किसी कंट्री में बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम हो रहा है, जैसे दुबई में, तो यहाँ से इंडिया से पाकिस्तान से सो अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो एग्रीकल्चरल सेक्टर में जनरेट होती है। दुबई की बात कर रहा था मैं कि जैसे इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से बहुत लेबर जाती है, श्रीलंका से, क्योंकि वहाँ पे इतनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है, वहाँ पे पूरा साल जो है वो काम चलता रहता है इंफ्रास्ट्रक्चर का। सो जिससे कंट्री जो ग्रो करती है और साथ में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट कर रही है। एग्रीकल्चरल सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो जनरेट करती है, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर से इस चीज़ को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। सो ये 5 क्वेश्चन है, इसके दूसरे पार्ट में मैं बाकी के 5 क्वेश्चन प्रोवाइड करूँगा, बिकॉज अगर मैं इसी में करूँगा तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। वीडियो अच्छी लगेगी लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। थैंक यू, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।